एनसीईआरटी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है और 2 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे मूव कर रहे हैं जो है धातु एवं अवधातु। धातु एवं अवधातु से क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और वो सारे ऑब्जेक्टिव के आसपास की बिंदु जो है खास इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग साथ साथ वो भी डिस्कस करते चलेंगे, ताकि आप क्वेश्चन अगर 15 पर होना तो आपके कम से कम 30-40 क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो देखो आपको आंसर पता होगा, सोडियम सही आंसर है। ठीक है, सोडियम को केरोसिन में डुबे कर रखा जाता है। अब कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि बताइए क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ये हो गया कोई बर्तन और इसमें हमको रखना है सोडियम, तो सोडियम को रखने से पहले यहाँ हमको डालना पड़ेगा केरोसिन और उसके अंदर रखना पड़ेगा हमको सोडियम डुबा करके। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बर्न करने लग जाता है, जलने लग जाता है और एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ये जो हम रखना चाह रहे थे सोडियम, वो सोडियम को मिल ही नहीं पाएगा, तो फ़ायदा ही क्या है। तो इसको हम लोग डुबा के रखते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात हमने ट्राई करा था जो लिथियम है, लिथियम सोडियम के ऊपर ही आता है ना लिथियम, तो लिथियम को भी डुबा के रखा जाए भाई। ठीक है, लिथियम को भी डुबा के रखा जाए, तो लिथियम को भी हमने डुबा के रखा, पर लिथियम डूब के रहा नहीं क्योंकि लिथियम बहुत हल्का है। लिथियम क्या है भाई, बहुत हल्का, तो ये तैर तर के ऊपर आ जा रहा था। तैर के कहाँ जा रहा था, ये ऊपर। ठीक है, तो लिथियम को डुबाना संभव नहीं हुआ, लिथियम तैर तर के ऊपर आ जाता है। इसलिए लिथियम को ना वैक्स यानी मोम में रखा जाता है, ये मोम, और मोम के अंदर दबा करके किसको रखा जाएगा भाई, लिथियम को रखा जाएगा। ऐसा समझ। तो ये दो क्वेश्चन आपके कवर हो गए। पहला तो ये कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखते हैं, और लिथियम को केरोसिन में डुबा के क्यों नहीं रख सकते, मोम में क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत हल्का होता है, तैर के ऊपर आ जाता है। अब मोम तो समझ रहे हो, मोम के अंदर से कैसे तैर के आएगा वापस। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कवर हो गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 2, और वो ये है कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु जो है, वायु का प्रभाव कौन से धातु पर नहीं पड़ता है। लोहा में पड़ता है ना, जंग लग जाता है। सोडियम अभी देखा हमने रिएक्ट कर जा रहा था, आग लग जा रही थी। सोना पे नहीं पड़ता पर, है ना। सोना आप हवा में बहुत देर तक रखोगे तो उस पर कोई खास रिएक्शन नहीं होगी, तो आंसर नंबर गौ सही है। ठीक है, अगला देखो जरा, समुद्री जल में पाया जाने वाला लवण कौन सा है। इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो समुद्री जल में पाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड, कितना सिंपल है। तो हम लोग यही तो खाते हैं, समुद्री जल ही खाते हैं। और हम लोग का जो टेबल सॉल्ट होता है, टेबल में जो रखा सॉल्ट होता है, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन सा इसमें से है जो साधारण अवस्था में द्रव साधारण ताप में यानी रूम टेम्परेचर में जो 25 से 27 डिग्री के बीच मान सकते हो आप। ठीक है, 15 से 27 ले लो रेंज, है ना। तो ये द्रव अवस्था में मिलता है। तो सही जो आंसर है वो है मरकरी। मरकरी जबकि धातु है, धातु होने के बावजूद ये लिक्विड यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गो सही था। आगे देखो जरा, विद्युत का सुचालक कौन सा है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्लास्टिक विद्युत का सुचालक थोड़ी ना होता है। प्लास्टिक कहाँ होता है, सल्फर भी नहीं, हीरा भी नहीं होता है। आंसर जो सही है वो है ग्रेफाइट। कौन सा आंसर सही है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन का ही अपर रूप है। इसके बावजूद कि दोनों कार्बन का ही अपर रूप है, उसमें से एक तो विद्युत धारा को प्रभावित नहीं करने देता है, जबकि दूसरा अच्छा खासा सुचालक होता है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो पेंसिल होता है, पेंसिल का जो जिस पार्ट से आप लिखते हो वो ग्रेफाइट ही है ना। चलो आगे देखो जरा, निम्न में कौन सा धातु अम्लराज में ही घुलता है। अब इनमें से कौन सा धातु है जो अम्लराज यानी एक्वारेजिया में ही घुलेगा। एक्वारेजिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था HCl.HNO3। पिछली वीडियो में हमने इस पर चर्चा भी किया था। जहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन 1 2 3, लोग 3 होगा, 3:1 में होता है। तो इसमें जो सोना है वो सिर्फ और सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, गौ सही जाएगा। ठीक है, आप देखना कि आपको पहले से कितने आते थे, और आप कमेंट में बता भी सकते हो कि मुझे XY नंबर क्वेश्चन आते थे सही पहले से, तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, अगला देखो जरा, अगला है, अरे ये क्या हो गया, अगला है विधि जिससे लोहे के बर्तन को जंग लगने से बचाया जाता है। अब वो विधि का नाम बताइए जिससे लोहे के बर्तन को किससे बचाया जाता है, जंग लगने से बचाया जाता है। ग्रीज का लेपन करके। क्या कोई लोहा का बर्तन है उस पर तुम लोग हम लोग ग्रीज का लेपन करते हैं क्या, बताओ। ग्रीस का लेपन बनेगा तो बर्तन का करेंगे क्या। तो ग्रीस का लेपन तो सही बात नहीं है। कोई भी रंग चढ़ा करके नहीं, ऐसी बात नहीं। जस्ता का परत चढ़ा कर हम लोग करते हैं, जिंक का लेयर जस्ता का परत चढ़ा करके, और इसी क्रिया को हम लोग जस्तीकरण तो कहते हैं, जस्तीकरण। ठीक है,
गैल्वेनाइजेशन आपने सुना होगा, विधि जिससे लोहे के बर्तन को जंग लगने से बचाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर गौ सही है। जस्तीकरण, जस्ता का परत चलाते हैं। जिंक 30 होता है एटॉमिक नंबर। सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर, देखो सोडियम के बीच और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया कैसे होता है, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और आ जाता है सोडियम पर प्लस। ये छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन आराम से ले लेता है और क्लोरीन के पास आता है माइनस। ये प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन होने लगता है, इसलिए सोडियम और क्लोरीन आपस में कौन सा बॉन्ड, आयनिक बंधन से बंधा रहता है। ठीक है, आयनिक बंधन से बंधा रहता है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, देखो सोडियम इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, तो नहीं सोडियम इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं किया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खोता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खोता नहीं है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेता है। सहसंयोजी यौगिक बनता है, गलत बात है। ये जो यौगिक, इस तरह का यौगिक जो बनता है इलेक्ट्रॉन के खोने से और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो यौगिक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक यौगिक। तो ऑप्शन नंबर अब लास्ट ही तो बच गया है, तो वही सही जाएगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन खोता है, हमने देखा भी था यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन खोया था। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फटाफट से, जिसमें लिखा है इनमें से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर नियॉन जैसी अवस्था अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। ये इंपॉर्टेंट है, नियॉन जैसा। देखो मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, क्योंकि ये लोग जो आता है वो बेम जी का सर बड़ा, बेम जी का सर बड़ा, यानी सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। सेकेंड ग्रुप का जितना एलिमेंट है सबके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2, और इन लोग सबको ही 2 ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ठीक है, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, और सोडियम क्योंकि पहला ग्रुप का एलिमेंट है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन खोएगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन खोने वाली बात कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास 2 मिल गया, मैग्नीशियम भी कैल्शियम भी। पर ये कह रहा है कि नियॉन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए, तो नियॉन के आसपास कौन है, मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम के पास होता है टोटल इलेक्ट्रॉन 12। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो बच जाएगा 10, और 10 इलेक्ट्रॉन किस में होता है, नियॉन में। ठीक है, क्योंकि नियॉन की परमाणु संख्या 10। ठीक है भाई, चलो आगे देखेंगे। परमाणु जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है क्या कहलाता है। देखो जरा, ये X कोई परमाणु है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, तो इस परमाणु को हम लोग बोलेंगे विद्युत धनात्मक परमाणु। क्या बोलेंगे, विद्युत धनात्मक परमाणु। और ये Y कोई एलिमेंट है, परमाणु है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, क्या कर लेता है, ले लेता है। इसको बोलेंगे हम लोग विद्युत ऋणात्मक। ठीक है, विद्युत धनात्मक जो इलेक्ट्रॉन को छोड़े, विद्युत ऋणात्मक जो इलेक्ट्रॉन को ले ले आसानी से। तो आंसर जो सही जाएगा वो हो जाएगा ख। ठीक है, चलो निम्न में कौन आयनिक यौगिक बनाता है। पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल के जो ये इधर 4 ब्लॉक होता है, 4 ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल में। तो ये वाला डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, और मेन फ्रेम से बाहर होता है एफ ब्लॉक। ठीक है भाई, तो पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, यानी इधर लेफ्ट साइड और राइट वाले साइड जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके ना आयनिक यौगिक बनाते हैं। वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आयनिक यौगिक। ठीक है, तो आपको पहचानते हुए आना चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो जाकर के वीडियो देखो, मैंने पीरियोडिक टेबल पूरा बता रखा है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, तो आयनिक सोडियम क्लोराइड बिल्कुल सही। कैल्शियम क्लोराइड, देखो कैल्शियम इधर मिलता है, क्लोरीन इधर मिलता है, दोनों आपस में बॉन्ड बना रहा है, आयनिक है। मैग्नीशियम कहीं इधर मिलता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इधर मिलता है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर जो घ है डी है वो सही है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है पीतल क्या है। पीतल धातु है, अधातु है, उपधातु है, या मिश्र धातु है। तो पीतल जो है 2 अलग अलग धातु से मिलकर के बनता है, इसलिए हम लोग पीतल को कहते हैं मिश्र धातु। अब क्वेश्चन ये है कि पीतल कौन कौन से धातु से मिलकर बनता है, तो इसका आंसर कमेंट करो। आपको ये होमवर्क है, चेक करो जरा गूगल में खोल करके, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि बताइए पीतल किसकी धातु से मिलकर बना है, तो ये आंसर आप कमेंट करो, है ना। थोड़ा सा मेहनत करो यार, गूगल वर्ड में खोजो, है ना। पीतल कौन सी धातु, ये मैंने दिया आपको होमवर्क। तो पीतल क्या है बाबू, मिश्र धातु। किस के मिश्रण से बना है वो आपने करना है कमेंट, गूगल वर्ड में सर्च करो, और आती है तो तुरंत कमेंट करो। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, सही बात है या गलत बात। धातुओं के ऑक्साइड, जो धातु इधर वाला था, धातुओं का चाहे ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, यानी धातु के साथ ऑक्सीजन लगा हो या OH लगा हो, सारा का सारा क्या होता है, क्षार होता है, क्षारीय होता है। पर ये भाई साहब कह रहा है कि अम्लीय होता है, तो ये बात तो है गलत, तो ये बात है गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा इसका। चलो अब बस एक क्वेश्चन रह गया इसके बाद, तो ये देख लो जरा, लिखा हुआ है आभूषण बनाने के लिए डैश कैरेट सोना का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जो गहना वगैरह बनाते हैं, तो देखो प्योर जो सोना होता है, प्योर वो होता है 24 कैरेट। कितना का होता है, 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड होता है। पर हम लोग आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो काफ़ी मुलायम सॉफ्ट सा होता है, टूट जाएगा, क्या फ़ायदा फिर आभूषण बनाने का।
तो जो करा होता है, जो थोड़ी सी इम्प्योरिटी जिसमें मिक्स रहती है, जो प्योर गोल्ड नहीं होता है, वो होता है 22 कैरेट का, 22 कैरेट का। तो इसका सही जो आंसर है वो है 22 कैरेट। ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि आभूषण बनाने के लिए डैश कैरेट का सोना का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर है 22। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखो मैं आपको बताता हूँ, पीरियड टेबल में आपको कम से कम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कम से कम याद होना चाहिए। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, अगर ये आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आता है ना, तो आप बहुत बेहतर कर जाओगे। देखो, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होता है और पी ब्लॉक में जो होता है वो होता है ग्रुप संख्या 6। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड, और यहाँ होता है 13, 14, 15, अरे यार 13, ये हो गया 13 ग्रुप, ये हो गया 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बताने जा रहा हूँ, क्या सुनना है ध्यान से सर, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ जो पहला ग्रुप के एलिमेंट है, सबकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1 है। दूसरा ग्रुप का जो एलिमेंट है, सबका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1, 2 और 3 रहे, तो उन सब की वैलेंसी भी यही होगा, 1, 2, 3। तो बताओ, इसमें जो भी एलिमेंट आता है सबकी वैलेंसी कितना, 1। इसमें जो भी एलिमेंट है, परमाणु है, तत्व है, सबकी वैलेंसी कितना, 2। अब सुनो जरा, जो 13 ग्रुप का एलिमेंट है, सबकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगा, 3, एक को बस ड्रॉप करना है। जो 14 ग्रुप के एलिमेंट होगा, सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, 15 ग्रुप का सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 16 ग्रुप का सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, 17 ग्रुप का सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, 18 ग्रुप का सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 3 है तो इन सबकी वैलेंसी 3, यहाँ पे 4 है तो सबकी वैलेंसी 4। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो अब 5 वाला छोड़ेगा नहीं, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेके अष्टक का नियम पूरा करेगा। अष्टक का नियम न्यूटन याद है, तो यहाँ पे जो वो होगा, सबका वैलेंसी होगा वो 3 होगा। यहाँ पे 6 है तो 2 लेगा, और ये कितना लेगा, 2, तो सबकी वैलेंसी 2। यहाँ पे 7 है तो 1 लेगा, तो सबकी वैलेंसी 1। और यहाँ पे 8 है तो कोई लेगा ही नहीं। ठीक है, तो सबकी वैलेंसी 0। तो आपको याद हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। ऐसे आप ध्यान दे सकते हो। पीरियड टेबल आना जरूरी चाहिए यार, अदरवाइज मुश्किल है ना। तो सुनो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप में आता है, 16 ग्रुप में। ओसवाल स्वेटर से तेल पोछो, मैंने बता रखा है 16 ग्रुप में आता है। तो देखो जरा, ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 16 ग्रुप में था ना, तो 6, तो 6 बोलता ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो 2, 6, 2, 8 हो जाता है। ठीक है, चलो वीडियो लगी अच्छी है तो वीडियो कर लेना लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दोस्तों को कर लो शेयर। और अभी देखो, वीडियो का जो शेड्यूल है वो बेहतरीन तरीके से तो नहीं हो पा रहा है। 8:30 AM इन द मॉर्निंग, 5:30 PM इन द ईव डेली वीडियो आनी है, पर अभी डेली नहीं आ पा रही है, मतलब डेली तो आती है पर दोनों स्लॉट पे नहीं। ओके, अभी आएगी एक आध दिन में। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।